हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। ये हमारा उस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम जो भारत की संविधान में जो प्रस्तावना है उसका डिटेल में एनालाइज करेंगे। उससे पहले ये जो हम सीरीज चला रहे हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्लस जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत अभी तक हमारे टोटल 3 लेक्चर आ चुके हैं जो 4 टॉपिक में थे। उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उसमें, और साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों टॉपिक्स को कवर किया है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसी के साथ में हमारा एक लेक्चर और आया है जिसमें हमने अभी तक जितने भी पॉलिटिकल टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे संबंधित हमने जितने भी एमसीक्यू हैं उन्हें सॉल्व किया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो एमसीक्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, फिर आने की संभावना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। जितने भी आने की संभावना है उनको हमने उसमें कवर किया है, और साथ में हमने उसमें एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा संविधान की प्रस्तावना। चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज क्या है हमारा टॉपिक, ये है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम समझेंगे प्रस्तावना होता क्या है। जैसे कि आपने एक बुक को देखा हुआ कि अभी भी आपने कोई अच्छी सी बुक पढ़ी हो, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला पेज होता है उसमें एक लिखा हुआ होता है कि आगे आप इस बुक में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। मतलब पूरा एक तरह जिस्ट, शॉर्ट नोट्स में, या फिर उसकी सार कि मतलब पूरा जो निचोड़ होता है पूरी बुक का, वो एक पेज में आपके लिए संकलित कर दिया जाता है कि आप इसमें आगे आगे क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक ना। उसी तरह संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ी गई है, यह शुरुआत, संविधान में शुरुआत कहाँ से होती है, प्रस्तावना से ही होती है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमें ये बताती है कि आगे आप संविधान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं, इसे कब एक्सेप्ट किया गया, इसे किन के द्वारा पावर मिलती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट अगर किसी संविधान का क्वेश्चन है तो वो क्या है, प्रस्तावना। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, ठीक ना। इसमें संविधान का पूरा सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालगीवाला जी हैं। इन्होंने प्रस्तावनाओं संविधान का परिचय पत्र की तौर पे एक तरह से रिप्रेजेंट किया। इसकी क्या, इसे किसकी वो क्या बोलते हैं, उपाधि थी, एक परिचय पत्र किया फिर प्रस्तावना को, ठीक ना। तो ये हमारा एक तरह से शॉर्ट में जो प्रस्तावना को समझा था वो था। इसे हम डीप एनालाइज आगे जाके करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा मोटा मोटी ये देखेंगे संविधान को कब अपनाया गया। जब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या चीज़, उद्देश्यों के प्रस्ताव को संकलित किया गया था। मतलब कि जो संविधान सभा थी उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को फिर आगे मॉडिफाई करके किस रूप में जाना गया, ऐसे जाना गया हमारी जो प्रस्तावना है अवर प्रियम्बल, उसके तौर पर। अब इसमें क्या क्या शब्द उल्लेख हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रस्तावना को किसने अपने आप को, या फिर इसे पावर कहाँ से मिलती है, इसे पावर मिलती है लोगों ने, खुद के लोगों के द्वारा, जो भारत की जनता है ना उसके द्वारा, ठीक ना। संविधान के उद्देश्य की रूपरेखा क्या है, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इसकी उद्देश्यों की जो विशेषताएं वो हैं। अब इसे अपनाया कब गया, जब हम संविधान प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, उसमें आपको एक तारीख का उल्लेख मिलेगा। वो तारीख कौन सी है, वो है आपकी 26 नवंबर 1949। ये है हमारी प्रस्तावना पूरी, जो ऑफिशियल प्रस्तावना है ना वो यही है। जो आप संविधान की मूल प्रति देखेंगे उसमें आपको इसी तरह का पेज दिखाई देगा। पहला इसमें क्या है, हम भारत के लोग। अब यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया, हम, यानी कि भारत की जनता, भारत की जनता, पब्लिक, ठीक ना। यहाँ बात की जा रही है भारत की जनता की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ठीक ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये जो शब्द दिए गए ना, जैसे कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख संवैधानिक प्रस्तावना में नहीं है, ठीक ना। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, जितने भी नागरिक हैं उन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक ना, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी कि किस तारीख को इसे अपनाया गया, इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन का उल्लेख कहाँ है, संविधान में, ठीक, प्रस्तावना में, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा शब्द था, हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता के द्वारा संविधान को बनाया गया। और कैसे आत्मार्पित कर दिया गया, स्वयं को आत्मार्पित उसे कर दिया गया। ये पूरी प्रस्तावना थी। अब हम इसमें थोड़ा डीप एनालाइज में जाएंगे। सबसे पहले विवाद आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ये विवाद कब उभर के आया कि प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि यह संविधान का भाग है या नहीं, ठीक ना। एक भारत में केस हुआ था बेरूवाड़ी संघ मामले में। ये कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। ये क्या केस था, संविधान के अनुच्छेद, हम सभी अनुच्छेदों को आगे जाके डीप में पढ़ेंगे। यानी कि आप देखेंगे हमें संविधान का अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 143, हम अनुच्छेद 143 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ लिया गया जो बेरूवाड़ी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 19 के बारे में भारत और पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित था। अब ये बेरूवाड़ी क्या था, बेरूवाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्षेत्र था, जो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाना था, और बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान था उसकी तरफ से कुछ क्षेत्र भारत में आना था। तो ये जब चेंज किया गया, जब इसमें चेंज किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि जो क्षेत्रों का स्थानांतरण किया गया, तो उसमें राष्ट्रपति जो थे उस टाइम, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो ऐसे कोई संविधान समझौते को कर सकती है। तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या न्याय ले दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य में प्रस्तावों को शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब ये वाला जो मामला था ना बेरूवाड़ी वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद एक केस और होता है आपके यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती मामले में। ये भी करंट में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो केशवानंद भारती जी थे इनकी भी डेथ हुई है रिसेंटली, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये केस का था, ये केस था केशवानंद भारती मामला वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरल। कब हुआ था ये, 1973 में। आप देखेंगे जो संवैधानिक पीठ बैठती है सबसे बड़ी, अभी तक किस केस में बैठी है, केशवानंद भारती मामले में ही अभी तक सबसे ज़्यादा जजों की संवैधानिक पीठ बैठी है। इसमें कितने जज थे, इसमें थे 13, किस रेशो में, 7:6। जो डिसीजन आया था वो 7 के बहुमत में था और जो 7:6 से बहुमत में था, ठीक ना। इसमें जो किसी डिसीजन आया था, इसमें क्या डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें डिसीजन दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या, यानी पूर्व व्याख्या कौन सी, जो आपकी बेरूवाड़ी यूनियन वाली थी, उसे खारिज कर दिया, ठीक ना, उसे खारिज कर अस्वीकार कर दिया। और क्या क्या, और एक नई व्यवस्था दी। नई व्यवस्था में क्या कहा इन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसमें बोल दिया गया कि जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, वो संविधान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इसे संविधान के भाग के तौर पर इसे मान लिया गया, ठीक ना। किसमें, केशवानंद भारती मामले में। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में रिपीट किया। अब ये वाला केस कौन सा था, LIC वाला, ये आपका था ये आपका केस था कौन सा वाला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, ठीक ना, सॉरी, LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995। ये 1995 का केस था। इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केशवानंद भारती मामले वाली बात को ही रिपीट किया और उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो ये 3 का केस थे आपके, कौन कौन से, एक तो था आपका बेरूवाड़ी यूनियन 1960, फिर उसके बाद था आपका केशवानंद भारती मामला 1973 और LIC ऑफ इंडिया 1995। पहले वाले में क्या कहा गया कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, और जो केशवानंद भारती और LIC था इसमें कहा गया कि आंतरिक हिस्सा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और संविधान का भाग है, ठीक ना। ये इसका बैकग्राउंड था। इसी की तरह आप देखेंगे M हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड किया है, ठीक ना। इसमें कौन था, ये पूर्व CJI। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किया द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावनाओं को इसकी संज्ञा दी, संविधान की आत्मा की संज्ञा इन्हीं के द्वारा दी गई है। ये हमारा क्या टॉपिक था, ये था हमारा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या
नहीं किया जा सकता। इसमें डिबेट कहाँ से शुरू हुआ? अब देखने जो भारत संविधान में जो अब यहाँ पर संशोधन करने वाली जो बात होती है, संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा तहत होते हैं? ये होते हैं आपके आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन किए जाते हैं संविधान में। अब एक सवाल आता है, क्या प्रस्तावना संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो ये मामला पहली बार कब आया? ये मामला आया था केशवानंद भारती के मामले में, जो 1973 में हुआ था। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। ठीक, याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किए जा सकते। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने यहाँ पर यह मत बेरूवाड़ी संघ के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल विशेषाधिकारों में या फिर मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। ठीक ना। अब इसमें आप देखिए एक चीज, जैसे कि ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक, जैसे कि ये एक घर है। अब इसका ये बेस है और ये ऊपर का क्षेत्र है। अब आप इसमें ऊपर के क्षेत्र में कोई भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। इसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं कर सकते? अगर इसमें आप चेंज करेंगे तो पूरी बिल्डिंग जो होगी वो आपकी गिर जाएगी। इसी तरह क्या किया गया, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इसका बेस है, यानी कि मूल ढांचा है। इसमें आप यहाँ पर जो संशोधन करना चाहें करते रहिए, लेकिन आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो यही इसमें बोल दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे के तहत नहीं आता है, इसके कुछ प्रावधान है वो आते हैं। बाकी आप संविधान में प्रस्तावना संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को बिना टच किए। ठीक, अभी तक प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए कितने बार किए गए? ये केवल एक बार किया गया है। कब? 47 अमेंडमेंट 1976, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या संशोधन किए गए थे? इसके द्वारा जो 42वें संशोधन 1976 था, इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से 3 शब्द थे वो थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक यानी सोवरेन। अब हम एक एक टॉपिक को उठाकर इसकी जो प्रस्तावना की जो विशेषता है उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सोवरेन यानी सार्वभौमिक या फिर संप्रभु। भारत एक ना स्वतंत्र राज्य है, इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक, और ना ही कोई आधिपत्य है, ना ही किसी अन्य राष्ट्र या फिर राज्य का आदिगा इस पर भारत उस पर आश्रित है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी जितने भी मुद्दे हैं उनको खुद सुलझाने के लिए स्वतंत्र है और अपने जितने भी डिसीजन हैं वो स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इसी के साथ में आप देखें इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक ना। अब इसमें 2 मामले उभर के आते हैं, एक आता है संयुक्त राष्ट्र वाला और दूसरा आता है राष्ट्रमंडल वाला। इसमें जो भारत जो राष्ट्रमंडल है ना, कॉमनवेल्थ, ये क्या है? ये उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। अब इसमें जब भारत ने इसकी आज़ादी का जब इसकी सदस्यता ली तो लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो इस ऐसे देश की नागरिकता लेने जैसे देश के संगठनों जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं जो कभी जिन्होंने कभी हमारे ऊपर राज्य किया था, और इसमें अधिकतर वही देश हैं जो कभी उसके गुलाम रहे थे। लेकिन जब इसमें ये एक्सक्यूज दिया गया जो संविधान बनाने वाले थे उनके द्वारा, उसमें कहा गया कि भारत एक संप्रभु राज्य है। ठीक ना। और अगर आप कॉमनवेल्थ में देखेंगे ना तो कई सारे राज्य ऐसे रहे हैं जिस पर ब्रिटेन का कभी प्रत्यक्ष या फिर नियंत्रण ही नहीं रहा है। ठीक, या तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण था या था ही नहीं। आज की डेट में ये एक कॉमनवेल्थ, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो ब्रिटेन के भी उपनिवेश थे, उस चीज़ को छोड़ के एक ऐसा संगठन बन चुका है कि जैसे कि और ब्रिक्स है या फिर और संगठन है जो समय समय में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। और भारत अगर इसमें जुड़ा भी है ना तो अपनी शर्तों के साथ जुड़ा है, ना कि ब्रिटेनी शर्तों के साथ में। भारत को जहाँ दिखता है कि वहाँ पर ये उसके लिए नुकसानदायक है तो भारत यहाँ से हट जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे की गई है। इसी के साथ में जब आप देखेंगे तो दूसरा क्या है? दूसरा यूएनओ की इसकी सदस्यता भारत ने ली है, लेकिन यूएनओ में आप देखेंगे वर्तमान 193 सदस्य हैं, तो जो सभी स्वतंत्र हैं। आधे से ज़्यादा में राजतंत्र है, लेकिन वो भी एक तरह से फ्रीडम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत यहाँ पर किसी के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र है। भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है और अपने क्षेत्र को किसी और दूसरे देश को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। अब इसके बाद अब ये शब्द और आता है, कौन सा? सोशलिस्ट। ये कौन सा शब्द है? ये है आपका समाजवादी। इसमें क्या किया था? इस शब्द को कब जोड़ा गया? इस शब्द को जोड़ा गया आपका 42वें संविधान 1976 के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक ना। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें जब आप देखेंगे इसमें प्रावधान थे कि
जो इसे जोड़ा गया था, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इसमें बताया गया कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में होगा समाजवाद भी कई दो रूप होते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद, एक साम्यवादी समाजवाद। अब इसमें देखेंगे जिसे राजाश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के में आस्था रखता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है जो भारत में चलता है, ये क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी प्लस साम्यवादी दोनों का मिलाजुला रूप होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोनों साथ साथ यहाँ पर काम करते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या क्या है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिलाजुला स्वरूप है। जो भारतीय समाजवाद है ना, इसमें गांधीवाद की भी झलक है और मार्क्सवाद की भी झलक है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो गांधीवाद के समाजवाद की तरफ अधिक है। इसी तरह जब आप देखेंगे उदारीकरण, भारत में जो अभी तक 1991 तक क्या था, एक मिश्रित अवस्था थी। अब लेकिन भारत धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये किसके, जैसे आप देखें ये किसके वो रूप है, ये है आपके पूंजीवाद के, समाजवाद की तरफ से पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट होने के। ये नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, अपनाई गई थी अभी 1991 में। क्या थी ये, LPG रिफॉर्म्स, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी आप एक देख रहे हो कि एक अच्छा खासा विवाद चल रहा है किसके ऊपर, निजीकरण के ऊपर, कि भारत अपनी सरकार जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1991 में। उसके बाद जितने भी PM है, चाहे गुलजारी लाल नंदा हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, सभी के टाइम पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। अब ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसने तो इसकी रफ्तार को शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा निजीकरण को शुरू किया गया, निजीकरण शुरू हो गया था आपका 1991 में, जब आपके यहाँ LPG रिफॉर्म्स आए थे, ठीक। उसी के बाद यहाँ पर आपके निजीकरण का बढ़ावा दिया जाने लगा और अपनी जो सरकार जो हिस्सा थी वो अपनी वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर सरकार का जो काम होता है ना, वो होता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोगों के लिए योजनाएं बनाना, लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करना, ना कि इंडस्ट्री और यहाँ पर बिजनेस करना। तो इस चीज़ को एक तरह से हटाया जा रहा है। अब आप देखेंगे ना, जैसे कि आप दुनिया को दो भागों में बांट दीजिए, एक तो पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद, ठीक। अब एक पूंजीवाद की तरफ, दूसरा साम्यवाद की तरफ। इसमें जब आप देखेंगे भारत का अभी तक जो झुकाव था वो साम्यवाद की तरफ था। साम्यवाद क्या, जैसे रूस और चाइना, और पूंजीवाद कौन से थे, आप देखेंगे यूरोप और आपका नॉर्थ अमेरिका। अब आप यही बात खुद आप मैप में ये देख के समझ सकते हैं कि ज़्यादा पैसे वाली कंट्रीज कहाँ हैं, वो पूंजीवाद की तरफ है, क्योंकि साम्यवाद की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर कौन है, चीन है, रशिया, इंडिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन अब ये लोग भी जो समाजवादी थे वो भी अपने आप को पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसी में इंडिया भी एक तरह से यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक ना, ये यहाँ पर बात की गई थी। अब हम अगला जो देखें वो क्या है, सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर शब्द को भी कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब कभी कभी आप धर्मनिरपेक्ष देखें, कभी कभी पंथनिरपेक्ष, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसमें क्या प्रावधान है, इस शब्द को कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसका जो उल्लेख है धर्मनिरपेक्ष, अब इसमें देखेंगे मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि अनुच्छेद जो है, जो मूल अधिकार हैं, इसमें आप जब देखेंगे आगे तो इसमें आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि क्या क्या, कई जैसे जो अधिकार हैं भारतीय होने के नाते आपको प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है, इसमें क्या है, ये आपके धर्मनिरपेक्षता के संबंधित हैं। इसमें क्या किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इन अनुच्छेदों में, ठीक ना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार समान समर्थन प्राप्त है। यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, उसके आप उसे मानने के लिए आप फ्री हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए फ्री हैं, उसी के साथ में आप अपने जो प्रचार है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए फ्री हैं, ठीक ना। लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, अगर सामने वाला एक्सेप्ट है तभी वो आपकी चीज़ों को अपनाएगा। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को थोपें। उसके बाद एक और है लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक। इसमें क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में होगी, वो जनता के हाथ में होगी।
इस चीज़ को जब आप समझेंगे ना, तो जैसे कि क्या 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 कहा गया यहाँ पे गया राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ सामाजिक लोकतंत्र का मतलब वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना करते हैं तथा इसका अर्थ में करते हैं। यदि इसमें एक को भी अलग कर दिया जाए लोकतंत्र का उद्देश्य को ही पराजित हो जाता है। ये इसमें कहा गया है, ठीक ना। अब इसी के साथ में आप देखेंगे कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष। कौन से प्रकार होते हैं आपके? लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। एक मिनट। एक तो लोकतंत्र में एक तो आपका होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। इसमें जो व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक। इसमें क्या है? अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड में क्या है? स्विट्जरलैंड की आप पॉपुलेशन देखेंगे ना, बहुत ही कम है, ठीक। तो यहाँ पर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, अब यहाँ पे सीधे सीधे एक तो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी पावर का इस्तेमाल खुद करती है। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर अगर कोई नया, जैसे स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे कि जब कोई नया बिल लाया जाता है तो उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, पब्लिक उस पर वोट देती है हाँ या ना के पक्ष में। तो उसमें फिर जो लास्ट में डिसीजन लिया जाता है, मेजोरिटी जिस तरफ होती है, फिर उसे ही इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इस चीज़ को ना दिल्ली गवर्नमेंट जब पहली बार इलेक्ट हुई थी केजरीवाल के अंदर, आप पार्टी के अंतर्गत, तो उसमें इन्होंने इसी चीज़ को शुरुआत करने की कोशिश की थी कि हर चीज़ में रेफरेंडम करवाते थे, जनमत संग्रह करवाते थे। लेकिन ये चीज़ जो बड़े एक क्षेत्र में या फिर बड़े पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर एक तो भविष्य में इंडिया में क्या समस्या है? एक तो यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन की यहाँ पर ज़्यादा, जैसे कि रेशो आप देखेंगे 75% तो यहाँ पर अनएजुकेटेड लोग होंगे, ठीक ना। उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो किस चीज़ के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं ला सकती। फिर समस्या यहाँ पर क्या है? एक तो बहुत बड़ा भूभाग। अब स्विट्जरलैंड में छोटा सा देश है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या उसकी, तो उसमें ये पॉसिबल है। लेकिन अब जहाँ पर 1.5 अरब के आसपास, मतलब 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो, वहाँ पर आप कब तक रेफरेंडम करवाएंगे? और हर चीज़ में कहाँ तक रेफरेंडम करवा जाएंगे? क्योंकि 5 साल में अब एक बार इलेक्शन होते हैं ना, उसमें ही आप देख कितना सारा पैसा उसमें यूज किया जाता है, ठीक ना, और कितनी ज़्यादा मशीनरी लगती है। तो उसमें आप देखेंगे तो हर चीज़ पर रेफरेंडम करवाए जाएंगे, वो भी देश से सही नहीं माना जाएगा। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो इस तरह से काम करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो इस तरह से काम करता है। दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 व्यवस्थाएं और होती हैं। क्या क्या? एक तो रेफरेंडम, दूसरी होती है आपको इनिशिएटिव, तीसरा होता है आपका रिकॉल यानी कि जैसे आपने किसी प्रत्याशी को लोकसभा में भेजा। अब भारत में क्या है? वो लोकसभा में आपने उसे भेज दिया, लेकिन वो 5 साल तक वहाँ पर बना रहेगा, ठीक। अब जब तक उसे लोकसभा स्पीकर नहीं हटाते हैं किसी कारणवश, तो वो अपना पूरा कार्यकाल कब तक करेगा? 5 साल तक। आप उसे, जैसे वो आपका काम कर रहा हो, आपकी बात नहीं सुन रहा हो, या फिर आप क्षेत्र में काम नहीं करवा रहा हो, आप उसे कुछ वापस नहीं बुला सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्या विशेषता है? वहाँ पर एक सही सुविधा है। अगर वहाँ पर किसी ने 5 साल के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो 5 साल के पहले भी ये लोग मेजोरिटी यानी 51% के साथ सिग्नेचर करेंगे फॉर्म पर, और उसे वहाँ पर जो हाउस है वहाँ भेज देंगे। तो वहाँ से फिर राइट टू रिकॉल यहाँ पर यूज हो जाएगा, और ये उस जो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया का उसे हटा दिया जाएगा और फिर इसकी जगह दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला भी सकते हैं। फिर आता है प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह। तो ये 2 यहाँ पर जो चीज़ें दी गई ये हैं। अब जनमत तरीका है जिसमें किसी जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय की जाती है, ठीक ना। अब ये चीज़ें यहाँ पर भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन, इस सब चीज़ों की वजह से। अब जो दूसरे जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें क्या किया जाता है? उसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं। अब जैसे आप मान सकते हैं जो लोकसभा है उसमें 545 मेंबर्स को चुनते हैं। इसमें से जब आप देखेंगे जो किसके द्वारा चुने जाते हैं? भारत की जनता के द्वारा। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अब कोई भी रूल बनेगा ना, तो ये हमारे बिहार पर ये लोग बनाएंगे, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक। तो ये हमारे बिहार पर जब वहाँ पर वोटिंग होगी तो हमारी तरफ से वोट करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र जो है ना, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये कहाँ पर है? ये आपके इसमें एक ये है कि इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संसदीय, दूसरा राष्ट्रपति। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, इसके भी 2 रूप होते हैं, ठीक। 2 रूप कैसे होते हैं? एक तो आपका होता है अध्यक्षीय और दूसरा होता है आपका संसदीय। अब अध्यक्षीय लोकतंत्र वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका सबसे सूटेबल जगह कहाँ पर होगा? वो होगा आपका
अमेरिका में और संसदीय वाला भारत में। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसका जवाब देखेंगे उसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यह बात की गई है किसकी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके बाद जो संसदीय और राष्ट्रपति वाली। इसी में जब आप देखेंगे ना तो आगे इसमें क्या है, इसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा इसमें आप देखेंगे कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जब ये हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ आएगा क्या, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर ये बात किसकी की गई थी, यहाँ की लोकतंत्र, यहाँ की डेमोक्रेसी की बात की गई थी। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की यानी गणतंत्र की। जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या बात करते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जाता है। जैसे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये आपकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग, एक तो आपका हो जाता है राजशाही, एक तो है आपका राजशाही वाला, दूसरा है आपका गणतंत्र वाला, दूसरा आपका गणतंत्र वाला। अब जब हम राजशाही की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो उसमें राज्य का जो प्रमुख होता है, ये कौन होता है, आमतौर पर राजा या फिर रानी, जो उत्तराधिकारी के तौर पर ये आते हैं। ठीक ना, इनका जो इलेक्शन होता है ये किस पे होता है, उत्तराधिकारी के तौर पर। जैसे कि ब्रिटेन में आप देखेंगे अभी कौन है, हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्वीन है, क्राउन। फिर इनकी डेथ हो जाएगी तो इनके बेटे आएंगे, फिर उनकी डेथ हो जाए तो उनके बेटे आएंगे। तो ये यहाँ पर एक साइकिल चलती रहती है, जो उत्तराधिकारी के तौर पर नियम होता है, जो राजा महाराजा टाइम पर हुआ करता था। उसी तरह जब आप देखेंगे वहीं गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, जैसे कि भारत में या फिर अमेरिका में। यहाँ पर गणतंत्र, यहाँ पर जनता के द्वारा जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो चुना जाता है। ठीक, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष है, जो भारत का प्रमुख है, राष्ट्रपति, उसे किसके द्वारा कौन चुनता है, उसे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, वो चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा ही चुना जाता है। कब तक के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल पूरे, इसका कार्यकाल पूरा, ये फिर अपने पोस्ट से हट जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब बात की गई है। अब गणतंत्र में दो बातों को शामिल किया गया है। ये कौन सी बात है, एक तो पहली आपकी कौन सी है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में की बजाय लोगों के हाथ में होती है। वहीं दूसरी इसमें क्या व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है कि प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, विशेषाधिकार जो वर्ग होता है, जो विशेष अधिकार होते हैं वो यहाँ पर जो अनुपस्थित होते हैं वो होते हैं। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यक्रम बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहते हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो खुले रहते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है जस्टिस की, यानी कि न्याय। अब इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। कैसे कि एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों में के जरिए की जाती है। जैसे कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। फिर अगला आता है, अगला क्या है, आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। इसमें आर्थिक न्याय के बारे में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। अनुपातिक न्याय के तहत कौन से आते हैं, एक तो आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, इन दोनों का मिला जुला रूप। अब इसका तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश से हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना।
अब ये जो तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं, ये तत्वों कहाँ से लिया गया, ये रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में, इन्हें वहाँ से लिया गया है। ये हमने बात की थी किसकी, न्याय, जस्टिस की। इसके बाद जो आता है वो आता क्या, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझिए। स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देती है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे जा सकते हैं। इसी में एक और विशेषता क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता की बात तो की गई है, लेकिन स्वतंत्रता इतनी भी अधिक नहीं दी गई है कि वो कुछ भी करने लगे, जैसे सरकारी संपत्ति को वो तोड़फोड़ करे या किसी के आदमी के घर के बाहर बेफालतू में खड़े होकर गालियां दे और बोले कि वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर रहा है। इसमें ये बात कही गई कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक ही सीमित है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन ना हो। ठीक ना, इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, इन पर कुछ ना कुछ शर्त आरोपित हैं। ठीक, इसी में जवाब देंगे। भारतीय जो हमारी प्रस्तावना में उसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनको कहाँ से लिया गया, इन तीनों शब्दों को लिया गया है जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से लेकर 1799 के बीच में, तो वहीं से हमने फ्रांसीसी क्रांति से इन 3 शब्दों को लिया है। कौन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब इसके बाद आता है इक्वलिटी यानी कि समानता। इक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी में जो हम देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, उसमें हमें देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता में जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो समानता, इक्वलिटी की बात की जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, ऑल सिटीजन्स, हर व्यक्ति को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करवाना और बिना किसी भेदभाव के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर के समानता प्रदान करती है एवं इस उपबंध में समता में 3 आयाम शामिल है, यानी कि राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब हम बात करेंगे कुछ जो यहाँ पर समता, जो यहाँ पर समानताएं दी गई हैं यानी कि जो इक्वलिटी दी गई उनके बारे में। जब आप संविधान में पढ़ेंगे, संविधान में आपको 14 से 18 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें कौन कौन सी इक्वलिटी दी गई है, जैसे कि आप अनुच्छेद 14 को देखेंगे ना, इन्हें हम आगे जाके मौलिक अधिकारों में डीप एनालिसिस करेंगे, हर एक आर्टिकल पर अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझने की जरूरत है केवल। जो प्रस्तावना समता है उसका समता का क्या मतलब है, जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कानूनों के समक्ष सभी समान व्यक्ति हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। जो एक आम आदमी पर व्यक्ति रूल लागू होंगे वही प्रेसिडेंट पर, और वही किसके ऊपर, वही आपके अंबानी के ऊपर, या फिर कोई बिजनेसमैन हो कितने पैसे वाला हो उसके ऊपर। ठीक, दूसरा है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। इसमें क्या गया है, इसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, यानी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, इसमें क्या गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी नियोजन है या फिर सरकारी नौकरियां हैं, लोक नियोजन है, उनमें सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या गया, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो होता है उस पर रोक लगाई जाए। 18 जो अनुच्छेद 18 क्या है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी, ये क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसमें क्या एबोलिशन, सॉरी यहाँ पर एबोलिशन होगा, ये स्पेलिंग हो गया है, यहाँ पर एबोलिशन होगा, ठीक है ना,
यहाँ पे एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यहाँ पर क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स मतलब यानी उपाधियों का अंत। अब जब सरकार किसी उपाधियों को देती है ना, तो वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उनका कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, जैसे कि सचिन तेंदुलकर आप ले लीजिए, इनको भारत रत्न दिया गया है, लेकिन अब ये अब जाएँ तो अपने नाम के आगे भारत रत्न का कहीं पर उपयोग करें, या घर के आगे जैसे नेम प्लेट आ जाती है उसमें भारत रत्न लगाए, तो ये उस चीज़ को नहीं लगा सकते, ठीक है। इन्हें बस एक टाइटल उपाधि के तौर पर दिया गया है, लेकिन इस उपाधि का ये यूज नहीं कर सकते। जैसे कि पहले आपने कहा देखा होगा, महाराजा, धीराजा, राजा, विक्रमादित्य ऐसी उपाधियां ली जाती थी, फिर टाइटल को लंबे कर दिए जाते थे, अपने नाम के आगे लगा दिया जाता था। वर्तमान में ये चीज़ न्याय संगत नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर दो चीज़ें और बात की गई है, दो अनुच्छेदों की बात है। कौन कौन से, एक तो है आपका अनुच्छेद 325। अब 325 क्या बात करता है, 325 जो आपका अनुच्छेद है, ये आपका अनुच्छेद बात करता है कि संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। कौन कौन से, प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद है, 325 है। और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 326 लोकसभा राज्यसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, इसमें को भी हम आगे देखेंगे। एक तो आपका कौन सा है, एक तो आपका 326 राइट टू वोट, और तो आपका कौन सा है 325 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ इन इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स में, ठीक ना। उसके बाद आपका है एक और है अनुच्छेद 39, इसमें क्या है, राज्य नीति निर्देशन सिद्धांत, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन की जो अधिकार है उन्हें सुरक्षित किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अब आप इसमें देखेंगे जैसे एक कार्य है, एक कार्य को पुरुष भी करता है, महिला भी करती है, लेकिन इसमें क्या है, पुरुष की क्षमता ज़्यादा होती है तो उसे इस आधार पर जो ज़्यादा पैसा दिया जाता है, महिला की क्षमता कम होती है तो उसे उसी काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। लेकिन अब इसमें संविधान में क्या कहेंगे कि पुरुष और महिला अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह समानता की बात की गई है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो हमने पॉलिटी को समझा, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था संवैधानिक प्रस्तावना यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को हमने पूरे डिटेल में समझा। अब इसको हम हर एक एक अनुच्छेद को समझेंगे आगे जाके। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हम उसमें सबसे पहले देंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट टेरिटरीज। इसमें हम देखेंगे भारत का क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या इसमें समझ कौन कौन से राज्य इससे बाहर किए गए, कौन से जोड़ेगा, इन सबको हम इस पर डीप एनालाइज करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी चलते हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। चैनल लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। समृद्धि इसके साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।